नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आज हम बात करने वाले हैं 24 अप्रैल 2024 के टॉप मोस्ट करंट अफेयर क्लास नोट्स, जो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आज हम लूसेंट के एक दो टॉपिकों को पढ़ेंगे, जानेंगे। आज के टॉपिक में आपको मैं लूसेंट में लोकसभा के बारे में बताने वाला हूँ, और एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर भी मैं चर्चा करने वाला हूँ। इसके साथ साथ मैदान सीरीज़ जो आपकी चल रही है, उस मैदान सीरीज़ में आज जो मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन क्वेश्चनों को भी आप पूरे पेशेंस के साथ जरूर देखना। क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार रहने वाली है। करंट अफेयर के पुराने क्वेश्चनों को भी रिवीजन में आपको कराने वाला हूँ, तो पूरे पेशेंस के साथ वीडियो को देखना। बहुत अच्छी है वीडियो। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है आप सभी को पता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 22 अप्रैल। देखिए 22 का आंकड़ा आपको याद रखना है, 22 मार्च, ठीक है, 22 अप्रैल और एक है 22 मई, ठीक है। ये तीन आंकड़े आपको याद रखने हैं। 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं जल दिवस। क्या मनाते हैं? जल दिवस। 22 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग, तो आज का पृथ्वी दिवस क्या है? पृथ्वी दिवस। और 22 मई को मनाते हैं जैव विविधता दिवस, ठीक है। तो ये 22 का आंकड़ा है, आपको याद रखना है। अच्छा, जो पृथ्वी दिवस है ये क्यों मनाते हैं? तो पहला पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो आपका 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। और इसकी रिपोर्ट का नाम क्या था? एजेंडा 21। क्या नाम था? एजेंडा 21। ये इससे संबंधित था, इसकी रिपोर्ट थी। 2002 में इसका यानी 20 साल बाद जो बैठक हुई, कहाँ हुई? जोहान्सबर्ग में। फिर 10 साल बाद जो बैठक इसकी हुई, ये कहाँ हुई? रियो में दोबारा से हुई, ठीक है, जिसे रियो 20 के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसके तहत ही एक संस्था की स्थापना की गई थी जिसका नाम था UNFCCC। UNFCCC इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बॉन, जर्मनी में है। और इसकी पहली बैठक जो हुई थी 1995 में हुई थी बर्लिन में, जिसको बोला जाता है COP, ठीक है। COP 27 का हुआ था आपका शर्म अल शेख, और COP 28 का हुआ था आपका UAE में, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। अच्छा, बात आई हमारे किसकी? अप्रैल माह की। तो अप्रैल माह में हमारे प्रमुख दिवस हैं जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आज हमारा है 24 अप्रैल, आप सभी को पता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी आज कौन सा है हमारा? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि पंचायत हमारे किस आर्टिकल में है, ठीक है। पंचायत किस आर्टिकल में आपको बताना है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए ओजोन डे कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। और जल दिवस मैंने आपको बता दिया कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। अब अप्रैल माह के सारे रिवाइज कराता हूँ आपको दिवस, कौन कौन से इंपॉर्टेंट दिवस हैं उनको हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं। आपसे पूछे 1 अप्रैल को कौन से दिवस मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मूर्ख दिवस। 1 अप्रैल को मनाते हैं उड़ीसा का स्थापना दिवस। 1 अप्रैल को RBI का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। इसके साथ साथ आप लोग याद रखना, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय मैरीटाइम दिवस यानी राष्ट्रीय समुद्र दिवस। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाते हैं, आप सभी को पता है। 14 अप्रैल को विश्व वैमानिक एवं ब्रह्मांड की दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है आपका 17 अप्रैल को तो विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 तारीख को विश्व विरासत दिवस। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। 23 अप्रैल विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट डे। और अभी मैंने बताया 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ठीक है। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस। और 29 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये अप्रैल माह के कुछ दिवस थे, आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हमारा आगामी परीक्षाओं बनने वाला क्वेश्चन है। इसके साथ साथ मैं आपको लूसेंट में जो जनगणना वाला टॉपिक दिया है, उस जनगणना वाले टॉपिक को पूरा यहाँ पर आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ 5 मिनट के अंदर। तो बेहतरीन सा रिवीजन रहेगा हमारा। जो भी पॉइंट आप लोग भूल रहे होंगे उनको एक बार रिवाइज करने की कोशिश करना उस टॉपिक के माध्यम से, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको भी यहाँ से बहुत चीज़ें समझने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने अपनी रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या का कितना अनुमान लगाया है? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष आप लोग जानते होंगे, यूनाइटेड नेशनल है ना, ये आपका है UNFPA। इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी। रिपोर्ट का नाम है इंटरवोवन लाइट्स थ्रेड्स ऑन होप्स। इस रिपोर्ट के अनुसार इसने बताया है कि सर्वाधिक जनसंख्या किस देश में है, और भारत की जनसंख्या का इन्होंने आंकड़ा बताया है कि कितना है। तो भारत की जनसंख्या अब कितनी हो चुकी है? 144 करोड़ हो चुकी है। और इन्होंने बताया कि 77 वर्षों में भारत की जो जनसंख्या है वो दुगनी हो चुकी है। 77 वर्षों में भारत की जो जनसंख्या है वो दुगनी हो चुकी है, ठीक है। आप सभी को याद रखना है। यहाँ पर भारत में आप लोगों को क्या याद रखना है, 0 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं ये 24% है, और 15 से 64 वर्ष की आयु के 68% हैं।
जहाँ पर भी ये संख्या जो ज़्यादा होती है उसे बोलते हैं जनसांख्यिकी लाभांश। अच्छा, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा बन गया? तो बन गया भारत, और सेकंड स्थान पर हो गया चीन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि भारत की जनसंख्या 144 करोड़ हो चुकी है, और ये रिपोर्ट बताई है UNFPA के द्वारा। ठीक है, यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन फंड के द्वारा ये बताया गया है आपका। चलिए अब आपको मैं लूसेंट संबंधित जो भी हमारे फैक्ट है ना वो आपको कराता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहेगा आपके लिए। अब देखिए साथियों, 2011 में अनुसूचित जाति जो ST थे हमारे, इनका लिंगानुपात 990 था। इस पॉइंट को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट ये। 2001 से 2011 के दौरान देश में अनुसूचित जातियाँ यानी ST की दशकीय वृद्धि 23.7% रही। इसके बाद देखिए जनगणना 2011 के अनुसार देश में कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.2% है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। 2001 में नगरीय जनसंख्या 27.8% थी, और ग्रामीण जनसंख्या जो थी आपकी 72.2% थी। इसके बाद देखिए जनसंख्या, राज्यों में सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। इसकी जनसंख्या से कम जनसंख्या वाले 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप, अब तो ये एक ही हो चुके हैं, लक्षद्वीप, सिक्किम, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप और लक्षद्वीप। ठीक है, ये क्या है आप सभी को याद रखने हैं। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, जैसे आपसे पूछा है जनसंख्या, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य तो कौन कौन से हैं? पहले पर आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश है, दूसरे पर महाराष्ट्र है, तीसरे पर बिहार है, चौथे पर पश्चिम बंगाल है, और 5वें पर कौन है? आपका आंध्र प्रदेश है। तो 3 तक अगर आप लोग याद रखते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है आप सभी के लिए। अब बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो सिक्किम है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है और नागालैंड है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, इसमें जनसंख्या 19 करोड़ से ज़्यादा है, अब तो और ज़्यादा हो चुकी होगी, लेकिन ये 2011 के आंकड़े यहाँ पे। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? सिक्किम, जहाँ पर संख्या है आपकी 10 लाख, मतलब 6,10,570। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई बहुत ही कम बच्चों को पता होता है, 10 की वृद्धि वाला। तो 10 की वृद्धि में सर्वाधिक 10 की वृद्धि करने वाले 5 राज्य कौन से? मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, बिहार है, जम्मू कश्मीर है और मिजोरम है। ठीक है, ऐसे न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले नागालैंड है, यहाँ तो नेगेटिव में थी आपकी, -0.6% नेगेटिव थी, जबकि 4% गोवा में, केरल में थी आपकी, गोवा में, आंध्र प्रदेश में और सिक्किम में। अब बात करें आपसे कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपको पता है बिहार है, सेकंड कौन है? पश्चिम बंगाल है, थर्ड आपका केरल है, फोर्थ उत्तर प्रदेश है, और 5वां कौन सा है आपका? तो हरियाणा है। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भी कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है, और जनसंख्या घनत्व में भी कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए पूछे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य कौन से हैं। तो पहला कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, मात्र 17 है यहाँ का, मिजोरम है, सिक्किम है, मणिपुर है और नागालैंड है। आप 3 तक याद रखना है, मैं 5 तक आपको रिवाइज करा रहा हूँ केवल। ठीक है, लिंगानुपात की देखें तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं। केरल है, यहाँ 1084 है, तमिलनाडु ये यहाँ पर 996 है, आंध्र प्रदेश 993, मणिपुर 992। तो यहाँ तक आपको याद रखना होता है। ठीक है, और पहले और दूसरे के दोनों के याद भी रखना, आंकड़े भी याद रखना आप लोग। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य तो हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, सिक्किम है और पंजाब है। ठीक है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य तो अरुणाचल प्रदेश में है टॉप पर, मिजोरम आपको याद रखना, 2 याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले राज्य तो हरियाणा और पंजाब। आपसे पूछे सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो केरल है, मिजोरम है, गोवा है और त्रिपुरा है और हिमाचल प्रदेश है। न्यूनतम साक्षरता वाले 5 राज्य तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज रहेंगे, इस कन्फ्यूजन को दूर कर लेना आप लोग। ठीक है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आंसर देना। आपसे पूछे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो केरल टॉप पर है इसमें, दूसरे पर कौन है? आपका मिजोरम है। ऐसी न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला पूछे तो वो कौन सा? बिहार। आपसे ऐसे पूछे कि साक्षरता में टॉप पर कौन है, तब केरल है। साक्षरता में न्यूनतम कौन है? तो बिहार है। लेकिन पूछे पुरुष साक्षरता में टॉप पर कौन है? केरल है। और पुरुष साक्षरता में कम में बिहार टॉप पर है। इस प्रकार से आपको क्या रखना है। ऐसे आपसे पूछे महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा टॉप पर? तो केरल है। ठीक, और न्यूनतम कौन है? बिहार है। तो ये यहाँ से टॉपिक इस प्रकार से पूछा जाता है। हम लोग यहाँ पर थोड़े से कन्फ्यूज रहेंगे, लेकिन इस कन्फ्यूजन को आप लोग दूर रख लेना।
आपसे पूछे सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा गाँव कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। बिहार सेकंड स्थान पर है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले तो ये गोवा है और मिजोरम है। ठीक है, यहाँ पर एक दो से काम चल जाएगा आपका। तो यहाँ से ये टॉपिक में आपको याद रखना था क्वेश्चन नंबर 2 से। आगे बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, सप्ताह में 4 दिवसीय कार्य व्यवस्था लागू करने की घोषणा। तो सप्ताह में 4 दिवसीय कार्य व्यवस्था लागू करने की घोषणा की है सिंगापुर ने, यानी ये 1 दिसंबर 2024 से लागू कर देगा कि सप्ताह में केवल 4 दिन ही आपको काम करना है। ठीक है, लेकिन विश्व में ऐसा कौन सा देश है जिसने सबसे पहले 4 दिवसीय कार्य को लागू कर दिया है, तो वो बेल्जियम। हाल ही में सिंगापुर के जो नए पीएम बने थे, इनका नाम था लॉरेंस वॉक, और जो पुराने पीएम थे यहाँ के, इनका नाम था ली लुंग। इन्होंने इस्तीफा दिया, इनके स्थान पर आए थे लॉरेंस वॉक। एक इंटरनेशनल न्यूज़ है आपकी कि गर्भपात को संवैधानिक करार करने वाला फ्रांस था। ठीक है, और सिम्बेक्स विद्याभ्यास किसके साथ था, भारत और सिंगापुर के साथ। तो इस क्वेश्चन से आप लोग इतना याद रख लेना। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अंतरिक्ष से संबंधित हम लोग फैक्टों पर बात करेंगे, अच्छे प्रश्नों पर हम बात करेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी के लिए काम आने वाला है, और जानेंगे इसके बारे में क्या क्या फैक्ट रहने वाले हैं। आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां जो देश बना है वो कौन बना है। आर्टेमिस मिशन को समझते पहले क्या है, आर्टेमिस मिशन कह लो या समझौता कह लो। आर्टेमिस मिशन जो है ये यूएसए का है, और चांद पर पुनः से मनुष्य को भेजने के लिए इस मिशन को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इसमें पहली बार कोई महिला होंगी जो चांद पर जाएंगी, इनका नाम है क्रिस्टलिना कोच। तो हाल ही में आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश बना है स्वीडन, और 39वां देश बना था आपका स्लोवेनिया। जो नवीनतम देश बना है वो कौन है, स्लोवेनिया। लेकिन भारत कौन सा देश बना था इसका सदस्य समझौते में, तो भारत बना था 27वां, और पहला कौन था आपका, तो अंगोला। कौन था, अंगोला। आप लोग कमेंट बॉक्स में अंगोला की राजधानी मुझे बताइए कि अंगोला की राजधानी क्या है। अब हम सभी को पता है कि भारत भी क्या करने वाला, अंतरिक्ष में मनुष्य को भेजने वाला है, और भारत अंतरिक्ष में मनुष्य को भेजने के लिए एक मिशन चला रहा है जिसका नाम है गगनयान मिशन। और इसके लिए 4 नामों को क्या रखा गया है, सामने रखा गया है, इनकी नामों को घोषणा की है। ये 4 नाम कौन कौन से हैं आपके, प्रशांत नायर हैं, अजीत कृष्णन हैं, अंगद प्रताप हैं, और एक शुभांशु शुक्ला हैं। ठीक है, इन चारों के नाम आपको याद रखना है, प्रशांत, अजीत, अंगद और शुभांशु। अब देखिए ललन टॉप क्वेश्चन देख लीजिए कुछ, जैसे नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना था, फिनलैंड, और 32वां कौन बना था आपका, स्वीडन। स्वीडन की राजधानी क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, और फिनलैंड की राजधानी क्या है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ठीक है, G20 का नवीनतम सदस्य कौन था, तो यूरोपियन यूनियन। सार्क का नवीनतम सदस्य देश कौन है, तो यह अफगानिस्तान। SCO का नवीनतम सदस्य देश कौन था, ईरान। और NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य देश कौन था, तो ईरान था। तो ये फैक्ट भी आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। अब चूँकि हमारी बात आई थी अंतरिक्ष से संबंधित क्वेश्चन की, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखने होंगे। इनको मैं ललन टॉप प्रश्नों में आपके लिए करा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि हमने उस दिन एक क्वेश्चन पढ़ा था, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, और ये कब था आपका, 12 अप्रैल को मनाया गया था। ठीक है, तब मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल से आपको क्वेश्चन कराया था। अंतरिक्ष का पूरा टॉपिक जो था लूसेंट का वो कराया था कवर, लेकिन यहाँ पर भी मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं जो आपके लिए काम आने वाले हैं। जैसे पहला उपग्रह कौन सा था, स्पुतनिक फर्स्ट 1957 में सोवियत संघ के द्वारा भेजा गया था अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में पहला मानव कब गया था, 12 अप्रैल 1961 में यूरी गागरिन गए थे आपके। चांद पर पहला इंसान कौन गया, तो 20 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रांग गए थे, इसीलिए 20 जुलाई को क्या मनाते हैं हम लोग, चंद्रमा दिवस भी मनाते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट, रूस की सहायता से 19 अप्रैल 1975 में भेजा गया था। और 1967 में एक समझौता हुआ था जिसे अंतरिक्ष का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब करंट अफेयर का एक नीचे क्वेश्चन आया है, इसको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है, तो वो है आपका HDFC। HDFC बैंक की स्थापना 1994 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी करने वाला ये पहला बैंक है आपका, और सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है आपका HDFC। इसकी फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन इसकी फुल फॉर्म है। लक्षद्वीप की बात करें तो ये प्रवाल भित्ति निर्मित एक आपका द्वीप है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है, 9 डिग्री चैनल मिलिदॉय और कवरत्ती के मध्य है, 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार के मध्य है। INS जटायु कहाँ स्थापित किया गया, मिनिकॉय में। मलेरिया मुक्त पहला यूटी लक्षद्वीप। कुल द्वीप यहाँ पर कितने, 36। प्रशासक कौन है यहाँ के, प्रफुल्ल पटेल। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ, इसका हाईकोर्ट कहाँ पर है, तो इसका हाईकोर्ट है एर्नाकुलम केरल में। तो हमने इसको भी रिवाइज कर लिया। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा,
क्या कहा गया है, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब। तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जो मिला है एक संस्था है जिसका नाम है स्काई टेक। स्काई टेक कंपनी के द्वारा बताया गया है कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जो हवाई अड्डा है वो है हमाद एयरपोर्ट। और ये हमाद एयरपोर्ट कहाँ पर है आपका, तो ये है कतर दोहा में। इससे सेकंड स्थान पर कौन है, चांगी। इससे पहले टॉप पर कौन था, चांगी था। वर्ल्ड बिजीस्ट यानी सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाला एयरपोर्ट कौन सा है आपका, अटलांटा अमेरिका। विश्व का सबसे सुंदरतम जो आपका एयरपोर्ट है वो कौन सा है, कैंपगोड़ा बेंगलोर में। और बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ कौन सा है आपका, तो GMR हैदराबाद का। ठीक है, तो ये एयरपोर्ट से संबंधित हमारी कुछ बातें थी। अब देखिए 2-3 बार मैंने आपको एयरपोर्ट की जो लिस्ट थी पूरी लूसेंट की उसको पूरा रिवाइज कराया है ना, उस पर हम लोग बात करेंगे बाद में। लेकिन आज वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, 1-2 टॉपिक और हैं बड़े बड़े, उन पर बात कर लेते हैं। हालांकि ये तो आपको याद हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगली बार जब हमारा एयरपोर्ट का क्वेश्चन आएगा तो उसको हम लोग जरूर देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनने वाला है। यहाँ से साइंस के कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे हम लोग। पूछा गया है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जिसे हम HZL बोलते हैं, चांदी उत्पादन में कैसे, तो चांदी उत्पादन में कौन सा स्थान इसको मिला है। ये वेदांता ग्रुप की एक कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, और चांदी उत्पादन में इसको 3रा स्थान मिला है। ठीक है, जहाँ पर भी आपका जिंक होता है वहाँ सीसा होता है, और जहाँ ये दोनों होते हैं वहाँ चांदी के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। जहाँ पर ये तीनों में एक ही स्थान पर मिल जाते हैं। ठीक है, जहाँ जिंक होगा वहाँ सीसा जरूर होगा, और जहाँ जिंक और सीसा होंगे वहाँ चांदी जरूर होगी। तो आप लोग याद रखना, चांदी उत्पादन के लिए एक खान है जिसका नाम है सिंदखेर खान। सिंदखेर खान राजस्थान में 2nd स्थान पर है। ये सबसे ज़्यादा चांदी उत्पादन यहाँ पर किया जाता है आपका। अब देखिए कुछ ललन टॉप प्रश्न थे आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे हॉर्न सिल्वर किसको बोलते हैं, AgCl सिल्वर क्लोराइड इसको बोलते हैं। स्याही जो आप चुनावी स्याही होती है उसमें क्या होता है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट होता है। फोटोक्रोमेटिक सिल्वर क्लोराइड का बना होता है। रूबी सिल्वर सिल्वर सल्फाइड का। फोटोग्राफी सिल्वर ब्रोमाइड की यानी AgBr। एटाई रोग किसके कारण होता है, तो कैडमियम। मिनीमाता रोग किसके कारण होता है, पारा के कारण। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट के कारण। और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से हम बोलते हैं, ये किस किस में काम आता है, तो स्टोरेज बैटरी में और रंग उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है H2SO4 का, सल्फ्यूरिक अम्ल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, कैडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के चैलेंजर। तो ये हैं डी गुकेश, मात्र 17 वर्ष की उम्र है इनकी, और इनके गुरु हैं विश्वनाथ आनंद, ये 20वें स्थान पर है। लेकिन ये डी गुकेश पहले स्थान पर है, और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए इन्होंने क्वालिफाई कर दिया है। ठीक है, डी गुकेश ने। तो ये कैडेट्स जो शतरंज टूर्नामेंट है इसको जीत चुके हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आप लोग देखिए साथियों, आपसे पूछा जाए कि शतरंज दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं आपका 20 जुलाई को। शतरंज में कितने खाने होते हैं, 64 खाने होते हैं। कितने, 64 खाने। शतरंज में कितने प्यादे होते हैं, तो 8 प्यादे होते हैं। शतरंज का आविष्कारक देश कौन था, तो भारत था। वर्तमान में 84वें ग्रैंड मास्टर कौन है, वैशाली रमेश बाबू। पहले कौन थे, तो विश्वनाथ आनंद, इनकी बुक का नाम है माइंड मास्टर। और पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी, विजय लक्ष्मी। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, शतरंज से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे ये आपके। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें हम लोग कुछ ब्रांड एम्बेसडर को देखेंगे। ठीक है, कुछ ब्रांड एम्बेसडर हमारे जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, इन पर हम चर्चा करेंगे। पूरी लिस्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, बहुत अच्छे तरीके से इसको हम रिवाइज करेंगे, और जिनको नहीं आता है उसको नोट डाउन जरूर कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की कार निर्माता कंपनी, इसका नाम है सिट्रोइन इंडिया, के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो फ्रांस की एक कार निर्माता कंपनी है सिट्रोइन इंडिया। इसके ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी बेसिकली आपके बहुत सारे जो अन्य ब्रांड्स हैं उनके भी क्या हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं। जैसे SBI के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, महेंद्र सिंह धोनी है। गरुड़ एयर स्पेस के कौन है, महेंद्र सिंह धोनी है। स्वराज ट्रैक्टर के कौन है, महेंद्र सिंह धोनी है। बाइकॉम 18 के कौन है, महेंद्र सिंह धोनी है। अब यहाँ पर हमारे कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिए, जैसे बिस्लरी की कौन है, दीपिका पादुकोण है। ICC के कौन थे, शाहरुख खान थे। और ग्लोबल वाले किसके थे, तो सचिन तेंदुलकर थे। गुच्ची कौन है, आलिया भट्ट। पूमा इंडिया की ये पहले हिमा दास थे, लेकिन नई आ चुकी है हरमनप्रीत कौर। कौन है, हरमनप्रीत कौर, इनका भी नाम याद रखना। पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर हैं। चुनाव आइकन कौन है आपके, आयुष्मान खुराना। हैंड एम्बेसडर कौन है आपके, सचिन तेंदुलकर। और ICICI के 360 डिग्री के कौन थे आपके, सूर्य कुमार यादव।
कुछ और हैं उनको देख लीजिए एक बार। जैसे आपसे पूछे पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर हैं आपके सौरभ गांगुली। SBI के कौन है, महेंद्र सिंह धोनी। रिलायंस जियो मार्ट के कौन है, महेंद्र सिंह धोनी। मोबिल के कौन है, ऋतिक रोशन। चुनाव आइकन, राष्ट्रीय आइकन सचिन तेंदुलकर। ठीक है, और अभी आपके वो भी बनाए गए थे, क्या नाम उनका, चुनाव आइकन आयुष्मान खुराना, उनको भी बनाया गया था। ICC विश्व कप के ग्लोबल एम्बेसडर कौन है, सचिन तेंदुलकर। BH यानी भारत पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, राहुल द्रविड़। रेगुलर के कौन है, स्मृति मंदाना। ऐसी हर्फा लाइफ के पूछे आपसे कौन है, तो स्मृति मंदाना है। त्रिपुरा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सौरभ गांगुली। बंधन बैंक के सौरभ गांगुली। मंत्रा के रणवीर कपूर। प्यूमा इंडिया के हरमनप्रीत कौर। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के कौन है, तो यशिका भाटिया। पेप्सिको के कौन है, तो रणवीर सिंह। यूनिसेफ के राजदूत आयुष्मान खुराना। राष्ट्रीय खनिज निगम, तो इसके निखत जरीन। उत्तराखंड के प्रसून जोशी। बायजूस के लियोनॉन मेसी। टीबी उन्मूलन निश्चय के कौन है, दीपा मलिक। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, इसके कौन है, रोहित शर्मा और ऋतिक सहदेज। और गरुड़ एयरवेज के महेंद्र सिंह धोनी। तो ये भी मैंने आपको करा दिया बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज। क्वेश्चन है हमारा, मेलकम अदेसिया पुरस्कार, मेलकस अदेसिया पुरस्कार किसे दिया गया है, तो सुरेंद्र जोधका को दिया गया है मेलकम अदेसिया पुरस्कार। ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, इनको दिया गया था। ठीक है, 2 लाख रुपए की राशि भी दी जाती है इस पुरस्कार के अंतर्गत। ऐसी एलिजाबेथ मेलकस पुरस्कार को दिया गया था, विकास को दिया गया था। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कारों को। क्वेश्चन था हमारा, मैंने कुछ दिन पहले आपको पढ़ाया था, जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार किसको दिया गया था, तो ये दिया गया था यूलिया नवलयान। ठीक है, ऐसे ही रेकेन याकामोटो को कौन सा दिया गया था, पृथ्वी पुरस्कार। प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान दिया गया है। मिशेल टेलाग्रेट को एवल पुरस्कार दिया गया है। पुष्पा भारती को व्यास सम्मान दिया गया है। और राजीव कुमार को दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार, मुझे पहचानों के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ आपके पुरस्कार थे, इनको रिवाइज आपने किया। अब देखिए आज का हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें हम लोग बात करेंगे कुछ लोकसभा की महत्वपूर्ण बातों पर, और इस पॉलिटी के पूरे टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पूरे पेशेंस के साथ इसको देखना। इसके बाद आपकी मैदान सीरीज आने वाली है, उसको भी आप लोग देखना, उसके भी बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और ऐसे ही मैं आपको डेली 2 सेट उसके कराऊँगा, तो आपके बहुत काम आने वाले हैं दोनों सेट। 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए पहले सांसद भाजपा के मुख्य दलाल का संबंध किससे, सूरत से है। 7 चरणों में हमें पता है 18वीं लोकसभा के हमारे चुनाव होने वाले हैं। तो इसमें एक व्यक्ति थे जिनका नाम था नीलेश कुंभमणि, इनका पर्चा रद्द हो गया। और अन्य जो 8 सांसद थे इनका पर्चा इन्होंने वापस कर दिया। तो बच्चे यहाँ पर केवल कौन, आपके मुकेश दलाल। तो इनको यहाँ पर बिना चुनाव लड़े ही क्या बना दिया गया, सांसद बना दिया गया, घोषित कर दिया गया है। किस एक्ट के तहत, तो जनप्रतिनिधि एक्ट 1957 की धारा 36(2) के तहत इनको डायरेक्टली ही बना दिया गया सांसद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी याद रख लेना, मुकेश दलाल को थोड़ा सा याद रखना, बन सकते हैं क्वेश्चन में। बात कर लेते हैं लोकसभा पर। ठीक है, लोकसभा के सारे फैक्टों को देखिए लोकसभा की संरचना किस आर्टिकल में, आर्टिकल 81 में है। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। और किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 93 के तहत। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई। इसके सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आप सभी को पता है इसकी अधिकतम संख्या कितनी है, 552 हो सकती है, 552, लेकिन अभी वर्तमान कितनी है, 550 है। कितनी है, 550, ये आपको याद रखनी कितनी है, 550 क्योंकि 2 जो हमारे एंग्लो इंडियन थे, आर्टिकल 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियंस की जो नियुक्ति की जाती थी राष्ट्रपति के द्वारा, उसको हटा दिया गया 104वें संविधान संशोधन के तहत। इसलिए अधिकतम संख्या कितनी होगी लोकसभा की, 550। अब आपसे पूछे कि नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 स्थान और अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 स्थान आरक्षित हैं। और अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 330 है। 2001 में संसद द्वारा पारित 84वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, लेकिन हमारा जो हमें सबको पता है कि एक हमारा नया लोकसभा बन चुका है, एक नई राज्यसभा बन चुकी है। लोकसभा में जो हमारी सदस्य संख्या है वो 888 होगी। ठीक है, और राज्यसभा में कितनी होगी, 384। कितनी होगी, 384। जो हमारी जो नई लोकसभा बनी है, जो हमारे 2026 के बाद जो आएंगे, ये इसका अनुमान लगाया गया है सीटों का। ठीक है, इसमें इतनी सीटें बनाई गई हैं आपकी। नेक्स्ट देखिए,
लोकसभा सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के आधार पर होता है। ठीक है। नेक्स्ट, 61वें संविधान संशोधन 1989 के अनुसार भारत में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है। ठीक है। लोकसभा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यवार जनसंख्या अनुपात के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है। यह प्रावधान प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए था, किंतु इसे संविधान संशोधन द्वारा 10-10 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जाता है। लास्ट टाइम आपका कब बढ़ाया गया था? तो 104वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए था उसका 10 साल का कोटा बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट आपको, किंतु तमिलनाडु संविधान संशोधन द्वारा 10-10 बार मध्य प्रदेश के लिए आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, ये आपका रखना है, माफ़ करना, ये तमिलनाडु तो ये वाला टॉपिक इधर आ गया, ये अलग है, ये लाइन कर लीजिए यहाँ से। 10-10 वर्ष के लिए किया गया है, किंतु इसे संविधान संशोधन द्वारा 10-10 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया गया है। वर्तमान में 95वें संविधान संशोधन 2009 के तहत अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने की संबंधी प्रावधान 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपको सर्वाधिक मतदान वाला लोकतंत्र दिल्ली है आपका। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र तो लद्दाख है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा तो ये चांदनी चौक है आपका। ठीक है। नेक्स्ट, सदस्यों के लिए योग्यता क्या होती है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। अब कुछ राज्यों की हमारी लोकसभा सीट हैं उनको देख लीजिए, ये क्रम अनुसार लिखी हुई हैं आपकी। ठीक है। सर्वाधिक कहाँ पर हमारी? तो 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में 48 में, पश्चिम बंगाल में 42 हैं, बिहार में 40 हैं, तमिलनाडु में 39 हैं, मध्य प्रदेश में 29 हैं, कर्नाटक में 28 हैं, गुजरात में 26 है, राजस्थान में 25 हैं, मध्य प्रदेश में 25 हैं। इसके साथ साथ देखिए उड़ीसा में आपके 21 हैं। उड़ीसा में कितने? 21 हैं। केरल में 20 हैं, तेलंगाना में 17 हैं, झारखंड में 14 हैं, असम में 14 हैं, बिहार पंजाब में 13 हैं, छत्तीसगढ़ में 11 हैं, हरियाणा में 10 हैं, जम्मू कश्मीर में 6 हैं, उत्तराखंड में 5 हैं, हिमाचल प्रदेश में 4 हैं, मेघालय में 2 हैं। ठीक है। इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में 2 हैं, गोवा में 2 हैं, मणिपुर में 2 हैं, त्रिपुरा में 2 हैं, सिक्किम में 1 है, नागालैंड में 1 है और मिजोरम में 1 है। तो ये भी हमें याद रखना है लोकसभा किस राज्य से कितनी संख्या है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं तो परीक्षा में आपसे पूछ सकता है, मैचिंग वर्ड में पूछ सकता है कि किस राज्य में कितने आपके प्रतिनिधि हैं लोकसभा के या कितनी सीटें हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा मैदान सीरीज़ में क्या है आपके लिए खास। कि मैदान सीरीज़ में आपको इस प्रकार से मैं 2-2 सेट डेली कराने वाला हूँ, जिसमें आपके 15 से 20 क्वेश्चन एक सेट में रहते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन रहेंगे और आए हुए क्वेश्चन रहेंगे। सीधे सीधे आपको पता चलेगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। मैंने कल आपको बताया था यूएनएससी में 15 आपके कितने होते हैं? सदस्य होते हैं, जिनमें से 10 अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी होते हैं। इन 5 स्थायी देशों में अपना भारत शामिल नहीं है। इसमें कौन कौन शामिल है? फ्रांस शामिल है, अमेरिका शामिल है, इंग्लैंड शामिल है। ठीक है। इसके साथ साथ चीन शामिल है और रूस शामिल है। ये 5 देश शामिल है। इसमें आपके यूएनएससी में यूनाइटेड नेशन आपका सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे हम क्या बोलते हैं? विश्व का पुलिसमैन भी बोलते हैं इसे। और ये क्या है? यूएनओ का एक अंग है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। स्वर्ण मंदिर सिख धर्म से संबंधित है। स्वर्ण मंदिर आप सभी को पता है कहाँ पर है? तो यह है अमृतसर पंजाब में, जिसे स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये सिख धर्म से संबंधित है आपका स्वर्ण मंदिर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? 1928 में हॉकी में जीता था। 1928 में जीता, 1932 में जीता और 1936 में जीता। और आप सभी को पता है ये तीनों कौन जीते थे? तो ये उस समय हमारे भारत के बहुत ही फेमस हॉकी खिलाड़ी थे जिनका नाम था मेजर ध्यानचंद। कौन थे? मेजर ध्यानचंद। नेक्स्ट देखिए, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना चैत तथा अंतिम महीना कौन सा था? फाल्गुन। तो शक संवत कब स्टार्ट हुआ था? 78 AD में इसको स्टार्ट किया गया था। जो कुषाण वंश के बहुत ही महानतम शासक थे कनिष्क, इनके द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। कनिष्क जिन्होंने रेशम मार्ग पर कब्जा किया था कनिष्क ने, और इन्होंने ही शक संवत की स्टार्टिंग की गई थी, जिसका पहला महीना होता है चैत और अंतिम महीना होता है फाल्गुन। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, इस प्रकार से आपने हिंदी के 12 महीनों को पढ़ा होगा। तो ये पहला चैत होता है और अंतिम कौन सा होता है? फाल्गुन। ठीक है। नेक्स्ट आपका, आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा। आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा था। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। आदि मानव ने क्या सीखा था? नवपाषाण काल में आग जलाना आपका सीखा था। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है। दक्षिण गंगा किसे बोलते हैं? गोदावरी को। लेकिन दक्षिण भारत की गंगा किसे बोलते हैं?
तो कावेरी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कावेरी को बोलते हैं। आप लोग याद रखना, गोदावरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। जफरनामा के लेखक कौन है? गुरु गोविंद सिंह। कौन है? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना करने वाले कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। नेक्स्ट, अमृतसर शहर की स्थापना या संस्थापक कौन थे? गुरु रामदास। कौन थे? गुरु रामदास। 61वें संविधान संशोधन विधेयक 1989 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई थी। मैंने अभी बताया था आपको कि मतदान करने की जो न्यूनतम आयु कितनी? 18 वर्ष है। 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? संतोष यादव। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे। 2 बार चढ़ने वाली कौन है? 2 बार चढ़ने वाली कौन है? संतोष यादव। ठीक है, 2 बार चढ़ने वाली कौन है? संतोष यादव। लेकिन पहली विकलांग महिला जो चढ़ी थी वो कौन थी? वो थी आपकी अरुणिमा सिन्हा। कौन है? अरुणिमा सिन्हा। और हाल ही में तमिलनाडु की पहली महिला, यानी दक्षिण भारत की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट शिखर को फतेह किया है, उनका नाम है मुथमिज सैल्वी। क्या नाम है? मुथमिज सैल्वी, इनका नाम याद रखना। और माउंट एवरेस्ट की कुल जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8,848.8 मीटर। ये आपको याद रखना है। ठीक है। इंडिया हाउस कहाँ पर? आपका ब्रिटेन में है। तैमूर लंग के आक्रमण का परिणाम तुगलक वंश का पतन था। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? हरिवंश राय बच्चन। और बहुत ही इनकी फेमस करती है मधुशाला, हरिवंश राय बच्चन की सरस्वती सम्मान। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स बताइए कि 2023 में सरस्वती सम्मान किसको दिया गया? चलिए फटाफट से बताइए, 2023 में सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? मुगल काल में सूरत एक प्रमुख बंदरगाह था जिसे बाबुल का मक्का कहा जाता था। क्या बोला जाता था? बाबुल का मक्का। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द्वार समुद्र मंदिर में होयसला भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित क्षेत्र को दक्षिण समशीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। नेक्स्ट है, उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र मौसम परिवर्तन का अधिकतर प्रभाव का अनुभव होता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित है, यानी इन्हीं को क्या बोलते हैं? चाणक्य। अर्थशास्त्र किसकी है? चाणक्य की है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन सा? चीन। भारत में कौन सा राज्य है? तो गुजरात। सबसे ज़्यादा कपास की खेती कहाँ होती है? गुजरात में उत्पादन होता है आपका। लेकिन सर्वाधिक जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो कौन सी है? काली मिट्टी, जो महाराष्ट्र में है। ठीक है। महान्यायवादी संसद सदस्य बने बिना भी पार्लियामेंट की कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी वोटिंग नहीं कर सकता। कौन? महान्यायवादी। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? तो महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। और कौन से आर्टिकल में महान्यायवादी? तो आर्टिकल 76 में। भारत का सबसे बड़ा वकील कौन है? तो महान्यायवादी है। ठीक है। विषुवत से दूरी किसी क्षेत्र की वर्षा को प्रभावित नहीं करता। नेक्स्ट है भारत। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है? एक बार देख लीजिए। भारतीय संविधान, क्या पूछा गया? भारतीय संविधान की न्यायिक पूर्णावलोकन विशेषता कहाँ से ली गई? अमेरिका के संविधान से। विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता संस्था कौन सी? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। नेक्स्ट आपका टेक्नोलॉजी शरीर वैज्ञानिक विकलांगता से संबंधित है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन के होते हैं। लज्जा पुस्तक के लेखक तस्लीमा नसरीन थी। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक सिख धर्म का जन्म 12 अप्रैल 1999 में हुआ था। ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार में पाए जाते हैं। यूफ्रेटस टिग्रिस नदियाँ इराक में हैं। यूफ्रेटस टिग्रिस नदियाँ कहाँ पर है? ये आपकी इराक में है। ठीक है, जिसे हम दजला फरात के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सेट है हमारा, विकसित देश डेनमार्क के पास परमाणु कार्यक्रम नहीं है। प्राचीन यूनान अपोलो को सूर्य देवता माना जाता था। वर्तमान में पांचाल को पंजाब कहा जाता है। ठीक है, इसकी राजधानी पांचाल की क्या है? काम्पिल्य। ठीक है, पांचाल की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में कंफर्म करिए। द लास्ट सफ़र, ये किसकी कृति है? द लास्ट सफ़र जो नामक प्रसिद्ध पेंटिंग है, इसके लिए कृतिकार कौन है? लियोनार्डो विंची। इटली के हैं ये। द लास्ट सफ़र पूछे और मोनालिसा पूछे, दोनों के कौन है आपके? लियोनार्डो विंची। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों में बने निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। ठीक है। लोकसभा के लिए कोरम गणपूर्ति कितनी होती है? 1/10। और कौन से आर्टिकल में है ये? 100वें आर्टिकल में लिखा हुआ है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम बिक्री कर है। टेटेनस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति 72 बार मिनट होती है, यानी प्रति मिनट 72 बार होती है। मुमताज महल औरंगजेब की माँ थी। द्वितीय विश्व युद्ध 1939-1945 में पर्ल हार्बर जापान ने हमला किया था।
उड़ीसा 1936 में राज्य बना था। ठीक है, तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपको याद रखने हैं। मैदान सीरीज़ में मैं आपको डेली इसी प्रकार से 3 या 2 सेट जितने हो सकेंगे वो आपको मैं ज़रूर कंप्लीट कराऊंगा। 2 तो कंप्लीट कराऊंगा डेली, ठीक है, उससे ज़्यादा भी करा सकता हूँ। आपको ये सेट कैसे लगे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। बाकी आप लोगों का कोई भी सजेशन हो, कोई भी आप लोग राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।